Hello B.Ed students, today I am going to explain unit 1 of learning and teaching. B.Ed का सिलेबस है MDU यूनिवर्सिटी में पेपर 3 है ये लर्निंग एंड टीचिंग. इसका फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे आप आज मेरे साथ. फर्स्ट यूनिट में पहले मैं आपको बता दूं क्वेश्चन किस टाइप से आता है. यूनिट 1 में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था MDU का पेपर पैटर्न क्या है. इसमें 4 सब पॉइंट्स हैं. एक क्वेश्चन आएगा ऊपर के 2 सब पॉइंट से, एक क्वेश्चन आएगा नीचे के 2 सब पॉइंट से. तो आप स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं तो कोई भी 2 पॉइंट्स अच्छे से प्रिपेयर करके उसमें 16 मार्क्स का क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. आई एम डिस्कसिंग द होल यूनिट 1. ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, आपको दोबारा पढ़ने में आसानी होगी. तो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 1 टीचिंग एंड लर्निंग एंड टीचिंग. सबसे पहले टीचिंग का व्यू पॉइंट क्या है. इन्होंने इसी बुक में थोड़े से एक्सप्लेनेशंस दिए हैं, डेफिनेशंस हैं. जैसे H.C. मैरिसन की डेफिनेशन है, टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन more matured personality and a less matured one, which is designed to further the education of the later. Right? टीचिंग क्या था, शुरू में एक ज्यादा मेच्योर पर्सन कम मेच्योर पर्सन को बताता था, उसी को टीचिंग कहते थे, जो धीरे धीरे जाके एजुकेशन में टर्न आउट हो गई. अब टीचिंग कुछ व्यू पॉइंट से करी जाती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. टीचिंग व्यू पॉइंट्स, सबसे पहला है अथॉरिटेरियन व्यू पॉइंट विच इज टीचर सेंटर्ड. इसमें क्या होता है, टीचर आता है, एक्सप्लेन करता है, पढ़ाता है, उसकी अथॉरिटी है, वो गलत भी बताएगा तो भी स्टूडेंट को मानना पड़ेगा. राइट, अथॉरिटेरियन व्यू पॉइंट है. देन उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक टीचिंग यानी स्टूडेंट सेंटर्ड. इसमें क्या होता है, एक 1-on-1 डिस्कशन चल रहा है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, जैसा आजकल होता है. स्टूडेंट सेंटर्ड, दैट इज डेमोक्रेटिक टीचिंग. उसके बाद आती है लेजर फेयर टीचिंग यानी लेजर फेयर एटीट्यूड ऑफ टीचिंग भी कह सकते हैं इसको. ये होती है एक्टिविटी बेस. जैसा आजकल प्लेवे सिस्टम है जिसमें एक्टिविटी बेस बच्चों को पढ़ाया जाता है जिससे कि उन्हें ज्यादा समझ में आए. राइट, उसके बाद इसमें थोड़ा सा आप टीचिंग एज अ साइंस एंड एज एन आर्ट लिख सकते हैं. टीचिंग इज अ साइंस बिकॉज इसके रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, है ना. इट्स एन आर्ट बिकॉज हर कोई अपने तरीके से करता है. एवरी इंडिविजुअल हैज इट्स ओन वे ऑफ टीचिंग. राइट, उसके बाद अगर वो आपसे नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स या एम्स ऑफ टीचिंग, आई मीन नेचर ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग या एम्स ऑफ टीचिंग पूछे तो मैंने ये पूरे आपके लिए प्रिपेयर किए हुए हैं. राइट, जैसे पहला क्या है, टीचिंग एक सोशल एक्टिविटी है या इट्स अ सोशल एक्टिविटी. लर्निंग इज एन इंडिविजुअल एक्टिविटी बट टीचिंग इज एन सोशल एक्टिविटी. देन उसके बाद डेवलपमेंट प्रोसेस है. टीचिंग एक डेवलपमेंट प्रोसेस है. अगर इसमें डेवलपमेंट नहीं होता तो आपका टीचिंग प्रोसेस नहीं हुआ, दैट मीन्स. उसके बाद है इट्स एन एक्शन सिस्टम. साइंस एंड आर्ट है. फेस टू फेस एनकाउंटर है. टीचिंग तभी पॉसिबल है जहां पर फेस टू फेस एनकाउंटर हो रहा हो 2 लोगों का, वहां टीचिंग पॉसिबल है. देन इवैल्यूएटिव होनी चाहिए, आप उसे इवैल्यूएट कर सके, नाप सके. कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लाइफ टाइम चलता रहता है. लेवल्स है, टीचिंग के लेवल्स हैं. ऑल ओवर डेवलपमेंट, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करेंगे हम. ट्राइपोलर एक्टिविटी कहते हैं हम टीचिंग को. ट्राइपोलर 3 पिलर्स हैं टीचिंग के. एक जैसे मैंने फेस टू फेस बोला, इट मीन्स 2 लोग होने चाहिए. मैं और आप क्लास में है, टीचिंग हो रही है? नहीं, जब तक मैं पढ़ाऊंगी नहीं टीचिंग कैसे होगी. तो 3 पिलर्स कौन है, मैं, आप और मेरा कंटेंट जो मैं डिलीवर कर रही हूं, दैट्स एन ट्राइपोलर एक्टिविटी. उसके बाद है इट्स अ लिंग्विस्टिक प्रोसेस, लैंग्वेज के बिना पॉसिबल नहीं है. और फैसिलिटेट्स लर्निंग, सबसे इंपॉर्टेंट है. टीचिंग तभी कंप्लीट हो रही है जब वो लर्निंग को फैसिलिटेट कर रही है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मीनिंग ऑफ लर्निंग पे. अब जहां टीचिंग हुई वहां लर्निंग भी होनी चाहिए. तो लर्निंग का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग. जैसे मैंने एक डेफिनेशन टीचिंग की बताई, एक लर्निंग की बताऊंगी. जेपी गिलफर्ड की डेफिनेशन है, लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर. किसी एक के बिहेवियर से दूसरे के बिहेवियर में आने वाले चेंज को हम लर्निंग कहते हैं. मेरे बिहेवियर से आप इन्फ्लुएंस हुए, आप में बिहेवियरल चेंज हुआ तो आपने मुझसे लर्न कर लिया. राइट, तो अब क्या है,
अब मैं आपको मीनिंग ऑफ लर्निंग में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दूं। इसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग भी कह सकते हैं। सबसे पहले मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर का मॉडिफिकेशन होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है ये भी, लाइफ से डेथ तक चलता रहता है। उसके बाद आता है ग्रोथ है। लर्निंग इज अ ग्रोथ होती है लर्निंग से। रिफ्लेक्टिव प्रोसेस है, जब आप सीख जाते हैं तो अपनी लाइफ में से रिफ्लेक्ट करते हैं, शो करते हैं। इट्स अ सोशल प्रोसेस। आई एम सॉरी, इट्स रॉन्ग। लर्निंग इज एन इंडिविजुअल प्रोसेस। लर्निंग इज एन इंडिविजुअल प्रोसेस। लर्निंग एक इंडिविजुअल प्रोसेस है। उसके बाद इट्स एन एक्टिव प्रोसेस एंड कॉग्निटिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस मीन्स आप इसमें एक्टिव रहते हैं तभी लर्निंग पॉसिबल है। और कॉग्निटिव प्रोसेस मीन्स दिमाग का इस्तेमाल होता है। बीएड में जहां जहां कॉग्निटिव वर्ड यूज होगा ना, कॉग्निटिव का मतलब है दिमाग, इंटेलिजेंस, राइट। उसके बाद मैं आपको 3 फेजेस बताऊंगी टीचिंग के। बुक में पूरा एक्सप्लेनेशन गिवन है, लेकिन फिर भी मैं पॉइंट वाइज पढ़ूंगी। जिनके पास ये वाली बुक्स अवेलेबल नहीं है वो साथ साथ पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, उनके नोट्स रेडी हो जाएंगे, राइट। अब मैं 3 फेजेस पढ़ाऊंगी। मैंने यहाँ एक फेज का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, बाकी मैं सिर्फ बोलूंगी, आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आते हैं फेजेस ऑफ टीचिंग। 3 फेजेस होते हैं टीचिंग के। पहला फेज है प्री एक्टिव फेज, दूसरा फेज है इंटरएक्टिव फेज और चौथा फेज है पोस्ट एक्टिव फेज। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए। प्री एक्टिव मतलब क्लासरूम में जाने से पहले जो आप करते हैं। इंटरएक्टिव मतलब स्टूडेंट्स और आपके बीच में जो होता है। पोस्ट एक्टिव मतलब जब आपने कंटेंट पढ़ा दिया, खत्म हो गया, देन व्हाट यू डू, राइट। तो पहले बात करते हैं पहले फेज की, दैट इज प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज में सबसे पहले आप कंटेंट का सिलेक्शन करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। जस्टिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, जस्टिफाई करते हैं टीचिंग के प्रिंसिपल्स को। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स, कौन से मेथड से पढ़ाएंगे आप जाके। लेक्चर मेथड यूज करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज करेंगे, इंडक्टिव, डिडक्टिव, ये सारे मेथड्स। आजकल तो प्राइवेट स्कूल्स में आपको अपनी टीचर डायरी में एंड में लिखना होता है कि आज आपने कौन से मेथड से पढ़ाया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद इवेल्युएशन टूल बहुत जरूरी है, प्रिपरेशन ऑफ इवेल्युएशन टूल। आप सबने फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में आप लेसन प्लान्स बनाएंगे। मैं बहुत जल्द एक लेसन प्लान की वीडियो भी डालने वाली हूँ। मेरी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं लेसन प्लान की वीडियो डालूंगी। तो उसमें जब हम इवेल्युएशन टूल में हम जो हमने कंटेंट डिलीवर किया उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस लेकर जाते हैं। लेसन प्लान में लिखे होते हैं कि अब हम बच्चे से ये क्वेश्चन पूछेंगे, दैट इज माय इवेल्युएशन टूल। तो ये क्लास में जाने से पहले आप प्रिपरेशन करते हैं, आप सिलेक्शन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं कंटेंट को, जस्टिफाई करते हैं प्रिंसिपल्स को, सिलेक्शन करते हैं मेथड का, और उसके बाद इवेल्युएशन टूल भी अपने साथ लेकर जाते हैं। अच्छा, मैं कुछ एक्टिविटीज सजेस्ट करूंगी। प्री एक्टिव फेज में आप क्या करके जाते हैं वो तो मैंने बता दिया। कुछ एक्टिविटीज होती हैं, जैसे प्री एक्टिव फेज में आप गोल और ऑब्जेक्टिव सोच लेते हैं कि मेरा क्या गोल है आज क्लास में जाने के बाद, राइट। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ कंटेंट टू बी टॉट, एक कंटेंट का सिलेक्शन करते हैं जो पढ़ाना है। सीक्वेंसिंग द एलिमेंट ऑफ द कंटेंट फॉर प्रेजेंटेशन देनी है, उस एलिमेंट को टॉप से सीक्वेंस करते हैं। पहले क्या बताएंगे, सेकंड क्या बताएंगे, थर्ड क्या बताएंगे। उसके सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड, कौन से मेथड से इंस्ट्रक्शंस देंगे। और हाउ एंड व्हेन द टीचिंग स्ट्रैटेजीज, कब अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज को और कैसे यूज करेंगे, राइट। तो ये कुछ सजेस्टेड एक्टिविटीज हैं जो आप प्री एक्टिव फेज में करते हैं, मतलब क्लासरूम में एंटर होने से पहले ये कुछ सजेस्टेड एक्टिविटीज हैं। ये तो प्रिंसिपल है, राइट, इस प्रिंसिपल से तो आपने चलना है। और ये कुछ सजेस्टेड एक्टिविटीज हैं जो आप करते हो। ये आप 2 टॉपिक्स में बनाकर लिख सकते हो। पहले आपने लिखा प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज में आपने बताया कि एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, ये प्रिंसिपल एक्टिविटी, मतलब ये लिखी गई है, ये आपको पढ़ाई जा रही है। उसके बाद आपके अकॉर्डिंग कुछ सजेस्टेड एक्टिविटीज। उसके बाद आता है इंटरएक्टिव फेज। इंटरएक्टिव फेज क्या है, आप क्लास में पहुंच गए, आपने इंटरैक्शन शुरू किया। उसमें आप इंटरएक्टिव फेज में आप 2-3 चीजें पर ध्यान दोगे। एक तो क्लास की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, राइट, एनवायरनमेंट बनाओगे क्लास में थोड़ा सा। और तीसरा होता है इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिस्पॉन्स को चेक करना और प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड मोटिवेशन, थोड़ा गाइड करना और उन्हें मोटिवेट करना पढ़ने के लिए।
इसमें कुछ सजेस्टेड एक्टिविटीज हैं, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया। इसमें आप देखोगे साइज ऑफ क्लास, स्टूडेंट हेल्पिंग मूड, पढ़ना चाहते हैं कि नहीं। कई बार बच्चे क्लास में घुसते कहते हैं मैम आज मत पढ़ाना प्लीज, तो दैट इज स्टूडेंट हेल्पिंग मूड में नहीं है। देन उसके बाद स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्रिएटिंग टेंडेंसी, स्टूडेंट्स की टेंडेंसी होती है प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, आपको अपनी इंटरएक्टिव में उस टेंडेंसी पर स्टिक लगाना है। देन उसके बाद आता है डिस्प्लेइंग इंप्रेसिव पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी बनकर जाना है जिससे बच्चे पढ़ना चाहते हैं। अगर आप वही बोलेंगे जो बुक में लिखा है तो बच्चे को मजा ही नहीं आएगा। आप वो बोलो जो शायद बुक में नहीं लिखा है, इसका मतलब है आपको कंटेंट की नॉलेज है, आप कंटेंट प्रिपेयर करके आए हो, दैट इज इंटरैक्टिव फेज। उसके बाद है नोइंग द लर्नर, अपने लर्नर को पता होना चाहिए आपको आपका लर्नर कौन है। उसके बाद इंटरैक्टिव फेज में इतना ही। देन उसके बाद स्टार्ट टीचिंग, ठीक है, इंटरैक्टिव फेज शुरू हो गया आपका, अब इंटरैक्टिव फेज खत्म हो गया आपका। आपने उसके बाद आता है आपने क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म की अभी तक। आपने सिलेक्शन किया कंटेंट का, राइट, अपने कंटेंट का सब कुछ लिख लिया, अब इंटरैक्टिव हुआ, आपने डिलीवर कर लिया। अब आता है पोस्ट एक्टिव फेज, जिसे हम इवैल्यूएशन एक्टिविटी या समिंग अप टीचिंग टास्क भी कह सकते हैं। इवैल्यूएशन एक्टिविटी का मतलब है आपने जो पढ़ा दिया उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछोगे, आप देखना चाहते हो कि आपकी टीचिंग कितनी इफेक्टिव थी या आपकी टीचिंग से बच्चे को कितना समझ में आया। और उसके बाद आता है समिंग अप टीचिंग टास्क, या फिर जिसमें हम बताते हैं कि आज बच्चों हमने एक चैप्टर में ये पढ़ा, जिसे हम कभी कभी समरी ऑफ द लेसन, कंक्लूजन या रिकैप्चुलाइजेशन, लेसन प्लान में हम इस वर्ड को कहते हैं रिकैप्चुलाइजेशन। इस वर्ड मतलब जो हमने पढ़ाया है उसे सारा रिकैप्चुलाइज करते हैं। इसमें कुछ सजेस्टेड एक्टिविटी हैं, जैसे टेस्टिंग डिवाइस आप लेके जा सकते हो, कुछ क्वेश्चंस आप बना के लेके जा सकते हो, जिसे आप जैसे बच्चों को पता होता है ये मैम बाद में क्वेश्चन पूछती है, तो उनका अटेंशन लेवल जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, राइट। अब आते हैं मैंने इसमें यहाँ पे ये जो मैंने टीचिंग स्ट्रेटेजीज बताई हैं, फेज ऑफ टीचिंग बताए हैं, इसमें मैंने कुछ एक्सप्लेन भी करे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये मैंने बाद में पेज पलटा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आई विल जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड एंड आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक्टिविटीज हैं डिटरमाइनिंग गोल, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, देन सीक्वेंसिंग, मेथोडोलॉजी एंड टीचिंग स्ट्रैटेजीज। पहले मैंने उसकी पूरी हेडलाइन एक्सप्लेन की है, बाद में मैंने ये नोट्स आपके लिए बनाए हुए हैं। इस नोट्स का आप स्क्रीनशॉट ले रखते हैं, लेकिन इसमें वर्ड्स शॉर्ट में लिखे होंगे। जैसे मैंने बोला सिलेक्शन ऑफ मेथड, तो इट्स मेथोडोलॉजी हो गया, राइट। देन प्लानिंग फेज में सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, जस्टिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, सिलेक्शन, टीचिंग, देन डिसीजन इवैल्यूएशन टूल। उसके बाद मैंने बताया इंटरैक्टिव फेज में सेटिंग ऑफ क्लास साइज वगैरह, नोइंग ऑफ लर्नर्स, स्टार्टिंग टीचिंग, देन एक्टिविटीज में ये आ जाएगा। तो आप इसको पूरा समझ सकते हैं, मैंने इससे पहले वाले में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। तो अब आगे चलते हैं। इसमें मैंने ऑपरेशंस ऑफ इंटरैक्टिव फेज यानी टीचर एंड स्टूडेंट, परसेप्शन, डायग्नोज, रिएक्शन, प्रोसेस, राइट। मतलब अगर आप किसी स्टूडेंट को जज करना चाहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद आते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग 3 लेवल्स में होती है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। अब आप समझें ये क्या है, राइट। टीचिंग जो है मेमोरी लेवल का मतलब होता है बच्चे को सिर्फ रटाना, रोट मेमोरी, छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, राइट। अब जब अगर वो आपसे लेवल्स ऑफ टीचिंग पूछेगा तो आप बताओगे 3 लेवल है, हर किसी के मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखोगे, इसका आंसर ऐसे ही लिखा जाएगा, राइट। सबसे पहले मेमोरी लेवल लिखेंगे। मेमोरी लेवल है इट इज द फर्स्ट एंड थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग। थॉट नहीं करता है ज्यादा बच्चा, बहुत छोटी एज में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है रोल प्ले से, जिसमें कोशिश की जाती है। अब प्लस करना सिखा दिया, अल्टीमेटली बच्चे को पता नहीं है प्लस का मतलब जोड़ रहा है, वो कोई 2 चीजें ऐड ऑन कर रहा है, पता नहीं है उसको, राइट। इसके मेरिट्स ये होते हैं कि बच्चा रोट लर्निंग करता है, जैसे आप उसको बोलोगे वो करेगा, वो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करेगा।
आप उसको बोलोगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वो रटेगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप उसे बोलोगे झूठ बोलना बहुत गलत बात है, वो रट लेगा झूठ बोलना बहुत गलत बात है। झूठ बोलते समय डरेगा, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करेगा, राइट। इस टीचिंग के कुछ डीमेरिट्स हैं। अगेन वही डीमेरिट बन जाता है, लाइक आई एम नॉट यूजिंग माई ब्रेन, मैं अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्रैम करती जा रही हूँ, दैट इज। उसके बाद केप्ट, द पीपल आर केप्ट इन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। इस लेवल पे बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखा जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब छोटा बच्चा स्कूल पहुंचता है, बहुत तेज तेज रोता है, खूब तेज तेज रो रहा है, क्राइंग बिटरली, राइट। तो हम कुछ कर सकते हैं? नहीं। क्या कर सकते हैं? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बना सकते हैं उस पर, राइट। दूसरा लेवल आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग में लेवल में क्या होता है? सीइंग द टोटल यूज ऑफ फैक्ट एज सीइंग रिलेशनशिप, एज सीइंग बोथ रिलेशनशिप एंड टोटल यूज, अ जनरलाइजेशन ऑफ इंसाइट। मतलब ये थोड़ा हायर लेवल है उससे, जिसमें बच्चा अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को बनाने लगता है, एक से दूसरी चीज को रिलेट करता है। मतलब सेम सिचुएशन में जब एक बार फंसता है और उससे निकल जाता है, तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अंडरस्टैंडिंग बनाने लगता है और दूसरी बार उस सिचुएशन में फंसता नहीं है, ठीक है। एज कंपेयर टू मेमोरी लेवल टीचिंग, द अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग हैज ग्रेटर मेरिट्स। ज्यादा मेरिट्स हैं इसके। क्या मेरिट्स हैं? एट द लेवल ऑफ टीचिंग द स्टूडेंट मेक अ ग्रेटर यूज ऑफ इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। उसकी जो इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी है उसका बहुत ज्यादा यूज करता है। जो उसने नॉलेज एक्वायर की है वो उसको रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है। कुछ डीमेरिट्स हैं, जैसे लेवल ऑफ टीचिंग ओनली मास्टर एम्फेसाइज्ड, ह्यूमन बिहेवियर आर नॉट अटेंडेड, राइट। खाली जो पढ़ लिया बस वही हम धीरे धीरे सिखाते हैं। टीचर्स की रिस्पेक्ट करो, ऐसे नहीं बोलो, घर में ऐसे बात नहीं करो। दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ये नहीं हो पाता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल, क्योंकि बच्चा अपने लॉजिक्स लगाता है, बड़ा उतना नहीं होता है, मेच्योरिटी नहीं आती है, बट लॉजिक्स लगाता है और सोचता है मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, एंड पेरेंट्स आर नॉट सो मच इंटेलिजेंट देन दैट ऑफ मी। दिस इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। देन आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव मतलब जो मैंने सीखा वो मैं अब रिफ्लेक्ट करने लगा हूं अपनी लाइफ में, इम्बाइब कर लिया, एंड आई एम स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग लेवल इज हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल। इसमें क्या होता है? टीचिंग एट अ रिफ्लेक्टिव लेवल enables द स्टूडेंट टू सॉल्व द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। रिफ्लेक्टिव लेवल पे जो आपने पढ़ा है, जो लिखा है, जो आपकी समझदारी है, जो आपने बनाई है, अब उसे रिफ्लेक्ट करने का टाइम आता है। एट दिस लेवल एम्फेसाइज इज लेड ऑन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, डिफाइनिंग इट एंड फाइंडिंग इट्स सोल्यूशन, राइट। पहले मैं प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करूंगी, डिफाइन करूंगी कि क्या है, कैसे लाइफ में, एंड देन आई विल सॉल्व इट। इसके मेरिट्स ये हैं, ये लर्नर सेंटर्ड है पूरी, और रिफ्लेक्टिव टीचिंग जो है ये इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द टॉट। इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द टॉट। एक टीचर और टीचर ने जिसको पढ़ाया है उसके बीच का इंटरेक्शन लेवल है। एट दिस लेवल टीचिंग इज हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल देन द टीचिंग एट मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। इट्स हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल। And one more thing I want to add, at this level teaching is appropriate for higher classes. I'm talking about higher classes, right? जहाँ पे आप streams choose कर लेते हैं and you know what we are going to do in our lives. उसके बाद है demerits of reflective levels. इसके कुछ demerits भी हैं. This level of teaching is not suitable for small. मैंने पहले ही बताया कि ये सिर्फ higher level के लिए है, तो ये इसका demerit माना जा सकता है कि ये lower level पे use नहीं होता है। इसमें ज्यादा डीमेरिट्स है नहीं, बिकॉज इट्स सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ स्टडी कोर्स, सो इट नीड्स प्री प्लानिंग, राइट। रिफ्लेक्टिव लेवल पढ़ाने के लिए प्री प्लानिंग की जरूरत होती है। जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो यू आर एट योर रिफ्लेक्टिव लेवल नाउ। आप जो ये कोर्स पढ़ेंगे कल को अपनी क्लासेस में जाके रिफ्लेक्ट करेंगे, तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के लिए मुझे भी प्लानिंग करनी पड़ती है, मुझे ये सब प्लान करना पड़ता है और उसके बाद मैं आपको रिफ्लेक्ट कर पाती हूँ। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, थ्योरीज में इसमें ज्यादा नहीं बताऊंगी, और थ्योरीज का क्वेश्चन अगर आए तो मैं आपको एक टिप दूंगी लिखने के लिए कि पहले आप उसमें मीनिंग ऑफ थ्योरीज जरूर लिखिएगा, नीड्स, टीचिंग थ्योरीज की नीड्स क्यों होती हैं वो जरूर लिखिएगा, और उसके बाद आपसे जो भी थ्योरी पूछी जाए वो आप लिख सकते हैं। वो थ्योरीज आपको इस बुक में मिल जाएंगी। मैं थ्योरीज इसलिए नहीं पढ़ा रही हूं क्योंकि थ्योरीज में बुकिश नॉलेज की जरूरत होती है। थ्योरीज बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वहां पे रिफ्लेक्ट करनी होती है, तो आई थिंक आप बुक से पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा।
तो थ्योरीज लिखने के लिए टिप मैंने आपको दे दिया है। इस चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन आपको इस तरीके का आएगा कि जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स में से मैं बात कर रही हूँ, राइट दी कॉन्सेप्ट, नेचर एंड फेजेस ऑफ टीचिंग आ सकता है, या एक 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें से और बनता है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड इंटरैक्शन, डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड इंडोक्ट्राइनेशन। इसमें से एक 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो मे बी आ सकता है। थ्योरीज इसका 4th पॉइंट है। आप चाहे तो ये 3 पॉइंट्स पढ़ के अपने 16 नंबर प्लस 4 नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, एंड आई विल बी रेगुलर विद द थिंग्स, एंड मैं अपने बाकी वीडियोस जो मेरे बीएड सेकेंड ईयर से रिलेटेड है, मैं उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगी। Thank you so much. Please like, share and subscribe my channel, and please comment in the comment box if there is any query. I'll try to reply to each and every student of mine. Thank you.